आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 जनन स्वास्थ्य कक्षा 12 एनसीईआरटी की बुक से। पिछले अध्याय में आपने जनन तंत्र और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। अब उससे जुड़े निकट शीर्षक अर्थात जनन स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। हम जनन स्वास्थ्य शब्द से क्या तात्पर्य समझते हैं। यह शब्द साधारणतः स्वस्थ जनन अंगों और उसके सामान्य प्रकारों से संबंधित है। वस्तुतः यह एक व्यापक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है जिसके अंतर्गत जनन के भावात्मक एवं सामाजिक पहलू जुड़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य से है। इसलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है जिससे लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से और प्रकार्यात्मक रूप से सामान्य हो। यौन संबंधी सभी पहलुओं में जिनकी भावात्मक और व्यवहारिक पारस्परिक क्रियाएं सामान्य हो। जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का क्या महत्व है और इसे पाने के लिए कौन सी विधियां अपनानी चाहिए, आइए जांच करें। जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियाँ। विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन अब परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है और इनकी शुरुआत 1951 में हुई थी। पिछले दशकों में समय समय पर इनका आवधिक मूल्यांकन भी किया गया। जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्रों को इससे सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत एवं व्यापक कार्यक्रम फिलहाल जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCH के नाम से प्रसिद्ध है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करते हुए और जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। श्रव्य एवं दृश्य, ऑडियो विजुअल और मुद्रित सामग्री की सहायता से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन जनता के बीच जनन संबंधित पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। उपयुक्त सूचनाओं को प्रसारित करने में माता पिता अन्य निकट संबंधी शिक्षक के मित्रों की भी प्रमुख भूमिका है। विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके और बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास न करें और उन्हें यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके। लोगों को जनन अंगों, किशोरावस्था एवं उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित और यौन क्रियाओं और यौन संचालित रोगों एवं एड्स के बारे में जानकारी विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग में जनन संबंधी स्वस्थ जीवन बिताने में सहायक होती है। लोगों को शिक्षित करना, विशेष रूप से जननक्षम जोड़ी तथा वे जिनकी आयु विवाह योग्य है, उन्हें उपलब्ध जन्म नियंत्रक, गर्भ निरोधक विकल्पों तथा गर्भवती माताओं की देखभाल, माँ और बच्चों की प्रसवोत्तर देखभाल आदि के बारे में तथा स्तनपान के महत्व, लड़का या लड़की को समान महत्व एवं समान अवसर देने की जानकारियों आदि से जागरूक स्वस्थ परिवारों का निर्माण होगा। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं तथा सामाजिक उत्पीड़नों जैसे कि यौन दुरुपयोग एवं यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है ताकि लोग इन्हें रोकने एवं जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के बारे में विचार करें और आवश्यक कदम उठाएं। जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधाओं, व्यावसायिक विशेषताओं तथा भरपूर भौतिक सहारों की आवश्यकता होती है।
लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे कि सगर्भता, प्रसव, यौन संचारित रोगों, गर्भपात, गर्भ निरोधकों, ऋतुस्राव यानी माहवारी संबंधी समस्याओं, वंध्यता आदि के बारे में चिकित्सा सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। समय समय पर बेहतर तकनीकों और नई कार्यनीतियों को क्रियान्वित करने की भी आवश्यकता है ताकि लोगों की अधिक सुचारू रूप से देखभाल और सहायता की जा सके। बढ़ती माता भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए उल्बेदन यानी इम्यूनोसेंटेसिस, जांच, लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध तथा व्यापक बाल प्रतिरक्षीकरण यानी टीका आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। इम्यूनोसेंटेसिस में अम्नियोटिक द्रव में घुले पदार्थों और विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि से भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवंशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति का पता लगाया जाता है तथा जनन संबंधित विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियां नई विधियां तलाशने या विद्यमान को ही बेहतर बनाने का काम करती हैं। क्या आप जानते हैं कि सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ने की है। यौन संबंधी मामले के बारे में बेहतर जागरूकता, अधिकाधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त, प्रसव तथा बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या बढ़ी है। यौन संचारित रोगों की सही जांच पड़ताल तथा देखभाल और कुल मिलाकर सभी यौन समस्याओं हेतु बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाओं का होना आदि समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य की ओर संकेत देते हैं। जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण क्या है? पिछली शताब्दी में किए गए क्षेत्रों में चहुमुखी विकास से लोगों के जीवन स्तर में व्यापक रूप से सुधार हुआ है। हाल की बेहतर जीवन दशाओं के साथ व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक प्रभाव डालती हैं। सन 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब यानी 2000 मिलियन थी, जो सन 2000 ईस्वी तेजी से बढ़कर 6 अरब यानी 6000 मिलियन हो गई तथा 2011 में 7.2 अरब पाई गई। ठीक यही प्रवृत्ति भारत में भी देखी गई। हमारी जनसंख्या जो देश की आज़ादी के समय लगभग 350 मिलियन अर्थात 35 करोड़ थी, वह सन 2000 ईस्वी में तीव्र जनसंख्या दर से 1 अरब अर्थात 1000 बिलियन से ऊपर पहुंच गई तथा 2011 में 1.2 बिलियन हो गई। इसका मतलब है कि आज दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। इस सब का कारण संभवतः मृत्यु दर में तीव्र गिरावट तथा मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी के साथ साथ जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। हालांकि हमने अपने जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के माध्यम से इन जनसंख्या वृद्धि दर में कमी तो की, लेकिन यह कमी नाम मात्र की हुई। 2001 की जनगणना के अनुसार यह वृद्धि लगभग 2% अर्थात प्रति 1000 में 20 व्यक्ति प्रति वर्ष थी। यद्यपि इस वृद्धि दर से हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इस प्रकार की चेतावनीपूर्ण वृद्धि दर से मूलभूत आवश्यकताओं का नितांत अभाव हो सकता है, जैसे कि अन्न, आवास, कपड़े आदि। हमने भले ही इन मदों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति भी की है, इसलिए सरकार का यह दबाव था कि इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि दर को काबू में रखने के लिए गंभीर उपाय अपनाए जाए। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए महत्वपूर्ण उपाय यह था कि लघु परिवार को बढ़ावा देने हेतु गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए।
आपने शायद संचार माध्यमों में विज्ञापनों के साथ साथ सुखी परिवार को प्रदर्शित करते हुए पोस्टर एवं पर्चे भी देखे होंगे, जहां एक खुशहाल जोड़े के साथ 2 बच्चों का परिवार हम दो हमारे दो नारे के साथ प्रदर्शित किया जाता है। बहुत सारे जोड़ों ने, विशेष रूप से शहरों के कामकाजी युवा दंपतियों ने हम दो हमारा एक का नारा अपनाया है। विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित है और इस समस्या से निपटने हेतु लघु परिवार के जोड़ों को प्रोत्साहित किया जाता है। आइए यहाँ पर कुछ सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले गर्भ निरोधकों के बारे में चर्चा करें। एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाले, आसानी से उपलब्ध, प्रभावी तथा जिसका कोई अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं हो या हो तो कम से कम। इसके साथ ही उपयोगकर्ता की कामेच्छा, प्रेरणा तथा मैथुन में बाधक न हो। आजकल व्यापक परिधि के गर्भ निरोधक साधन जैसे कि आसानी से उपलब्ध, उन्हें मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक या परंपरागत, रोध या बैरियर, IUD यानी कॉपर टी, मुंह से लेने योग्य गर्भ निरोधक, टीका रूप में अंतःरोग तथा शल्य चिकित्सात्मक विधियाँ। अब प्राकृतिक विधियाँ क्या होती हैं गर्भ को रोकने के लिए? प्राकृतिक विधियाँ, ये विधियाँ अंडाणु, ओवम एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के लिए सिद्धांत पर कार्य करती है। इनमें से एक उपाय है आवधिक संयम, जिसमें एक दंपति माहवारी चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच की अवधि के दौरान मैथुन से बचते हैं, जिससे अंडोत्सर्जन की अपेक्षित अवधि मानते हैं। इस अवधि के दौरान निषेचन एवं उर्वर के अवसर बहुत अधिक होने के कारण इसे निषेच्य अवधि भी कहा जाता है। इस तरह से इस दौरान मैथुन सहवास न करने पर गर्भाधान से बचा जा सकता है। बाह्य स्खलन या आंतरिक मैथुन, कोइटस इंटरप्शन, एक अन्य विधि है जिसमें पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्य स्खलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकालकर वीर्य सेचन से बच सकता है। स्तनपान अनावर्त, लैक्टेशनल एमेनोरिया विधि भी इस तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और आतर्व चक्र शुरू नहीं होता है। इसलिए जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है, इस दौरान शिशु को माँ के दूध के अलावा ऊपर से पानी या अतिरिक्त दूध भी नहीं दिया जाना चाहिए। यह अवधि 4 से 6 माह की होती है। गर्भधारण के अवसर लगभग 0 होते हैं। यह विधि प्रसव के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह की अवधि तक ही कारगर मानी गई है। चूँकि उपर्युक्त विधियों में किसी दवा या साधन का उपयोग नहीं होता, अतः इसके दुष्प्रभाव लगभग 0 के बराबर है। हालांकि इसके असफल रहने की दर काफ़ी अधिक है। रोध विधियों के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। इस प्रकार के उपाय पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध है। कंडोम आदि रोधक उपाय हैं जिन्हें पतली रबर या लेटेक्स से बनाया जाता है, ताकि इसके पहले से पुरुष के लिंग या स्त्री की योनि एवं गर्भाशय ग्रीवा को संभोग से ठीक पहले ढक दिया जाए और स्खलित शुक्राणु स्त्री के जनन मार्ग में नहीं घुस सके। यह गर्भाधान को बचा सकता है। पुरुषों के लिए कंडोम का मशहूर ब्रांड नाम निरोध काफ़ी लोकप्रिय है। हाल ही के वर्षों में कंडोम के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है, क्योंकि इससे गर्भधारण के अलावा यौन संचारित रोगों तथा एड्स से बचाव जैसे अतिरिक्त लाभ है। स्त्री एवं पुरुष दोनों के ही कंडोम उपयोग के बाद फेंकने वाले होते हैं।
इन्हें स्वयं ही लगाया जा सकता है और इस तरह उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनी रहती है। डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी तथा वॉल्ट आदि भी रबर से बने रोधक उपाय हैं जो स्त्री के जनन मार्ग में सहवास के पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। ये गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणुओं के प्रवेश को रोककर गर्भाधान से छुटकारा दिलाते हैं। इन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही इन रोधक साधनों के साथ साथ शुक्राणुनाशक क्रीम, जेली एवं फोम झाग का भी प्राय इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनकी गर्भ निरोधक की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि अंतःगर्भाशयी युक्ति इंट्रायूटेराइन डिवाइस IUD का उपयोग है। ये युक्तियां डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती हैं। आजकल विभिन्न प्रकार की अंतःगर्भाशयी युक्तियां उपलब्ध हैं, जैसे कि औषधि रहित IUD, उदाहरण लिपेस लूप, मादा मोचक IUD, कॉपर टी या कॉपर सेमेन मल्टीलोड 375 कॉपर टी तथा हार्मोन मोचक IUD, प्रोजेस्टास्ट LNG-20 आदि। IUD गर्भाशय के अंदर कॉपर का आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षाणु क्रिया फेगोसाइटोसिस बढ़ा देती है, जिससे शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा उनकी निषेचन क्षमता को कम करती है। इसके अतिरिक्त IUD हार्मोन को गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए उपयुक्त बनाते हैं तथा गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बनाते हैं। जो औरतें गर्भावस्था में देरी या औरतों के जन्म में अंतराल चाहती हैं, उनके लिए IUD आदर्श गर्भ निरोधक है। भारत में गर्भ निरोधक की यह विधियाँ व्यापक रूप से प्रचलित है। महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक प्रोजेस्टेरॉन अथवा प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का संयोजन है, जिसे थोड़ी मात्रा में मुंह द्वारा लिया जाता है। यह मुंह में टिकिया के रूप में ली जाती है और ये गोलियों के नाम से लोकप्रिय है। ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती हैं और इन्हें आतर्वचक माहवारी के प्रथम दिनों, मुख्यतः पहले दिन से शुरू करनी चाहिए। गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंतर के बाद जब पुनः ऋतुस्राव शुरू होता है, इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक गर्भ निरोध की आवश्यकता होती है। ये अंडोत्सर्जन और रोपण को संदमित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणवत्ता को भी बदल देती हैं, जिससे शुक्राणुओं के प्रवेश पर रोक लग जाती है अथवा उनकी गति मंद हो जाती। ये गोलियां बहुत ही प्रभावशाली और बहुत कम दुष्प्रभाव वाली होती हैं तथा औरतों द्वारा यह खूब स्वीकार्य है। सहेली नामक नई गर्भ निरोधक गोलियां, जिसके बारे में पहले भी चर्चा हुई, एक गैर स्टेरॉयडली सामग्री है। यह हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली है। इसके दुष्प्रभाव बहुत कम तथा उच्च निरोधक क्षमता वाली है। स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरॉन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन भी टीके या त्वचा के नीचे अंतरोप इम्प्लांट के रूप में किया जा सकता है। इसके कार्य की विधि ठीक गर्भ निरोधक गोलियों की भांति होती है। यह काफ़ी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होती हैं। मैथुन के 72 घंटे के भीतर ही प्रोजेस्टेरॉन तथा प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन संयोजनों का प्रयोग या IUD के उपयोग को आपातकालिक गर्भ निरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावी पाया गया है और इन्हें बलात्कार या सामान्य असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाली संभावित सगर्भता से बचने के लिए लिया जा सकता है। शल्य क्रिया विधियाँ, इन्हें बंध्यकरण भी कहते हैं, प्राय उन लोगों के लिए सुझाई जाती है जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए तथा वे इसे स्थायी माध्यम के रूप में पुरुष स्त्री में से एक अपनाना चाहते हैं। शल्य क्रिया की दखल अंदाजी से युग्मक परिवहन रोक दिया जाता है, फलतः गर्भाधान नहीं होता है। बंध्यकरण प्रक्रिया को पुरुषों के लिए शुक्रवाहक उच्छेदन वॉक्सेक्टोमी तथा महिलाओं के लिए डिंबवाहिनी फैलोपी नलिका उच्छेदन
ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। जनसाधारण इन क्रियाओं को पुरुष या महिला नसबंदी के नाम से जानते हैं। शुक्रवाहक उच्छेदन में अंडकोश शुक्रवाहक में चीरा मारकर छोटा सा भाग काटकर निकालकर बांध दिया जाता है, जबकि स्त्री के उदर में छोटा सा चीरा मारकर अथवा योनि द्वारा डिंबवाई नली का छोटा सा भाग निकालकर बांध दिया जाता है। ये तकनीकें बहुत ही प्रभावशाली होती है और इन्हें पूर्वावस्थित लाने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। जैसे ये पुरुष का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या शुक्रवाहिनी को काट के बांध दिया जाता है, और हमारी जो महिला की होती है गर्भाशय का ये है अंडवाहिनी, ठीक है, जहाँ से ओवरी से अंडा बनता है और अंडवाहिनी द्वारा कहाँ जाता है, यूट्रस में। तो अंडवाहिनी को काट के बांध दिया जाता है, जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी। यहाँ पर इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि उपयुक्त गर्भ निरोधक उपायों का चुनाव एवं उपयोग किसी शिक्षित चिकित्सा कर्मी या विशेषज्ञ की परामर्श द्वारा ही किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जनन स्वास्थ्य के रखरखाव हेतु गर्भ निरोधक नियमित रूप से अपेक्षित नहीं होते हैं। वास्तव में इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन जैसे गर्भाधान सहगर्भता के विरुद्ध है। इन सब के बावजूद व्यक्ति को इन विधियों को इस्तेमाल करने के लिए विवश होना पड़ता है, फिर चाहे सहगर्भता को रोकने या देरी करने या अंतराल रखने का कोई निजी कारण रहा हो। इसमें संदेह नहीं है कि इन विधियों के व्यापक उपयोग ने जनसंख्या की नियंत्रित वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी इन उपायों के संभावित दुष्प्रभावों में मतली, उदरीय पीड़ा, बीच बीच में रक्तस्राव, अनियमित आंतरव रक्तस्राव या यहाँ तक कि स्तन कैंसर जैसी बातें हो सकती हैं। यद्यपि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इनकी पूरी तरह से उपेक्षा नहीं की जा सकती। सगर्भता का चिकित्सीय समापन। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP कहते हैं। पूरी दुनिया में हर साल 45 से 50 मिलियन चिकित्सीय सगर्भता समापन कराए जाते हैं, जो कि संसार भर की कुल सगर्भताओं का 1/5 भाग है। तथापि MT में भावात्मक, नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन को स्वीकृत या कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, जो अभी भी भारत देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। चिकित्सीय सगर्भता समापन क्यों? निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनचाही सगर्भताओं से मुक्ति पाना है, फिर चाहे वे लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो या मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहने या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण हो। इसके साथ ही चिकित्सीय सगर्भता समापन की अनिवार्यता इस कुछ विशेष मामलों में भी होती है जहां सगर्भता बने रहने की स्थिति में मां अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक हो सकती है। सगर्भता की पहली तिमाही में अर्थात सगर्भता के 12 सप्ताह तक की अवधि में कराए जाने वाला चिकित्सीय सगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद द्वितीय तिमाही में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण एवं घातक होता है। इस बारे में सबसे अधिक परेशान करने वाली यह बात देखने में आई है कि अधिकतर MTP गैर कानूनी रूप से अकुशल नीम हकीमों से कराए जाते हैं, जो कि न केवल असुरक्षित होते हैं बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं। दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिए लिंग निर्धारण के लिए उल्बेदन का दुरुपयोग। यह प्रवृत्ति शहरी क्षेत्रों में अधिक होता है। बहुधा ऐसा देखा गया है कि यह पता चलने पर कि भ्रूण मादा है MTP कराया जाता है, जो पूरी तरह गैर कानूनी है। इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए क्योंकि यह युवा माँ और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक है। असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देने तथा गैर कानूनी रूप से कराए गए गर्भपातों में जान के जोखिम के बारे में बताए जाने के साथ साथ
अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि उपर्युक्त हानिकारक प्रवृत्तियों को रोका जा सके। यौन संचारी संक्रमण, कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचालित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारी संक्रमण STI या रतीज रोग BD अथवा जनन मार्ग RTI संक्रमण कहा जाता है। सुजाक यानी गोनेरिया, सिफिलिस, हर्पिस जननी परिसर्प, जेनाइटल हर्पिस, क्लेमिडियता, ट्राइकोमोनसता, लैंगिक मत्स्य, यकृत बी और हाल ही में सर्वाधिक चर्चित एवं घातक HIV एड्स आदि सामान्य यौन संचारित रोग हैं। इन सबके साथ HIV संक्रमण सर्वाधिक खतरनाक है। इसके बारे में पुस्तक के 8वें अध्याय में विस्तार से चर्चा की गई है। इनमें से कुछ संक्रमण जैसे कि यकृत बी तथा HIV के संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति के साझे प्रयोग वाली सुइयों, शल्य क्रिया के औजारों तथा संदूषित रक्ताधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में भी संचरित हो सकते हैं। यकृत बी जननिक परिसर्प तथा HIV संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यौन रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं, बशर्ते कि इन्हें शुरुआती अवस्था में पहचाना एवं उनका उचित ढंग से पूरा इलाज कराया जाए। इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के होते हैं, जो कि जननिक क्षेत्र गुप्तांग में खुजली, तरल स्राव आना, हल्का दर्द तथा सूजन आदि हो सकते हैं। संक्रमित स्त्रियां अलक्षणी हो सकती हैं। कभी कभी उनमें संक्रमण के लक्षण प्रकट नहीं होते और इसलिए लंबे समय तक उनका पता नहीं चल पाता। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट न होना या उनका कम महत्वपूर्ण होना तथा यौन संचारित संक्रमणों से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच तथा उचित उपचार से रोकता है। इसके कारण आगे चलकर जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, जो कि श्रोणीसोथज रोग, PID, गर्भपात, मृत शिशु जन्म, अस्थानिक सगर्भता, बंध्यता अथवा जनन मार्ग का कैंसर हो सकता है। यौन संचारी संक्रमण स्वस्थ समाज के लिए खतरा है, इसलिए इनकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान तथा रोग के उपचार को जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। यद्यपि सभी लोग इन संक्रमणों के प्रति अति संवेदनशील हैं, लेकिन 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में इनकी घटनाएं बहुत अधिक संख्या में दर्ज की गई है। वह आयु वर्ग जिससे आप भी आते हैं, लेकिन घबराइए मत। इससे बचाव का उपाय तो आपके ही हाथों में है। आप इन संक्रमणों से पूरी तरह से मुक्त रह सकते हैं, बशर्ते कि आप भविष्य में नीचे दिए गए साधारण नियमों का पालन करें। क्या कौन नियम है? किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें। मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिलें और रोग का पता चले तो पूरा इलाज कराएं। अब बंध्यता क्या होती है? बंध्यता के बारे में चर्चा किए बिना जनन स्वास्थ्य पर चर्चा अधूरी है। भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपति बंध हैं, अर्थात उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद वे बच्चे पैदा कर पाने में असमर्थ होते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जो कि शारीरिक, जन्मजात, रोगजन्य, औषधिक, प्रतिरक्षात्मक और यहाँ तक कि वे मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। भारतवर्ष में प्राय दंपतियों में बच्चा न होने का दोष स्त्रियों को ही दिया जाता है, जबकि प्रायः ऐसा नहीं होता है। यह समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयाँ, बंध्यता क्लिनिक आदि नैदानिक जांच में सहायक हो सकती हैं और इनमें से कुछ विकारों का उपचार करके दंपतियों को बच्चा पैदा करने में मदद दे सकती है। फिर भी जहाँ ऐसे दोषों को ठीक करना संभव नहीं है, वहाँ कुछ विशेष तकनीकों द्वारा उनको बच्चा पैदा करने में मदद की जा सकती है। ये तकनीकें सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ ART कहलाती हैं। पात्रे निषेचन, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन के द्वारा भ्रूण स्थानांतरण ET
ऐसा एक उपाय हो सकता है। इस विधि में, जिसे लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, इसमें प्रयोगशाला में पत्नी का या दाता स्त्री के अंडे से पति अथवा दाता पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणु को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण एट-ब्लास्टोमियर तक को फैलोपियन नलिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे युग्मनज अंतःडिंबवाहिनी फैलोपी स्थानांतरण अथवा जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ZIFT कहते हैं। और जो भ्रूण एट-ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है उसे परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर IUT कहते हैं। जिन स्त्रियों में गर्भाधारण की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए जीवे निषेचन इन विवो फर्टिलाइजेशन स्त्री के भीतर युग्मकों का संलयन से बनने वाले भ्रूणों को भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसे मामले में जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती हैं, उनके लिए एक अन्य तरीका अपनाया जा सकता है। इसमें दाता से अंडाणु लेकर उन स्त्रियों की फैलोपी नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए अंतःकोश की शुक्राणु निक्षेपण ICSI दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है। इसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है। वंध्यता के ऐसे मामले में जिनमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्य सेचित कर सकने के योग्य नहीं है, अथवा जिसके स्खलित वीर्य में शुक्राणु की संख्या बहुत ही कम है, ऐसे दोष का निवारण कृत्रिम वीर्य सेचन AI तकनीकी से किया जा सकता है। इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से शुक्र लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि में अथवा उसके गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है। इसे अतः गर्भाशय वीर्य सेचन IUI कहते हैं। यद्यपि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, किंतु इन सभी तकनीकों में विशेषीकृत व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा एवं क्रियाओं हेतु अति उच्च परिशुद्धता पूर्ण संचालन की आवश्यकता होती है और ये बहुत महंगी भी होती है। इसलिए पूरे देश में फिलहाल ये सुविधाएं केवल कुछ शहरों में ही उपलब्ध है। स्पष्ट है कि इनके लाभ केवल कुछ सीमित लोग ही वहन कर सकते हैं। इन उपायों को अपनाने में भावनात्मक, धार्मिक तथा सामाजिक घटक भी काफी निर्धारक होते हैं। इन सभी प्रतिक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य संतान प्राप्ति है और भारतवर्ष में अनेक अनाथ और दिनहीन बच्चे हैं जिनकी यदि देखभाल नहीं की जाए तो वे जीवित नहीं रहेंगे। हमारा देश का कानून शिशु कानूनन गोद लेने की इजाज़त देता है और जो दंपति बच्चे के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का यह सर्वोत्तम उपाय है।